अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, क्या वाशिंगटन और तेहरान मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है? इस पर बात करें तो अब तक ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ प्रपोजल्स का तबादला हो चुका है। अमरीका तेहरान की 14 नकाती तजावीज़ का जवाब पाकिस्तान के ज़रिए दे चुका है। आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिली जब पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस खबर को कन्फर्म किया कि अमेरिका ने जब्त शुदा ईरानी कंटेनर जहाज़ MV तोस्का पर मौजूद अमले के 15 अफराद को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, जिन्हें जल्द ही ईरान की तहवील में दे दिया जाएगा। और कार्गो शिप के बारे में भी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने यह कहा कि ईरानी जहाज़ को ज़रूरी मरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद के ज़रिए असल मालिकान को वापस कर दिया जाएगा। बिलाशुबा इसको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसकी इस वक्त दोनों फरीकैन के दरमियान ज़रूरत मौजूद है। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से जो नई टास्क फोर्स का ऐलान किया, इस हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। ईरान क्लेम कर रहा है कि इसने आबनाए हॉर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज़ पर मिसाइलों से हमला किया, जबकि सेंटकॉम ने किसी भी ऐसे वाक़े की तरदीद की है। बहरहाल IRGC ने आबनाए हॉर्मुज़ का एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें उन्होंने इन इलाकों की निशानदही कर दी है जो ईरानी अफवाज के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। इस नक्शे में एक लाइन ईरान में कोह मुबारक और UAE में फुजैरा के जनूब में खींची गई है, जबकि दूसरी लाइन ईरान में कश्म जजीरा और मुत्तहिदा अरब अमारात में उम्मुल कवीन के दरमियान खींची गई। फुजैरा UAE का ऑयल एक्सपोर्ट का अहम पॉइंट है। अब सवाल ये है कि इस नए नक्शे के बाद UAE की हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या होगा और ईरान का इस नए नक्शे को जारी करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एकेडमिक हैं, आप बैनुल-अक़वामी अमूर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। इसके अलावा एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद होंगे, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, और साजिद तारड़ साहब अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की फाउंडेशनल रोल प्ले किया उसमें, तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपसे आगाज़ करूंगा साजिद साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बयान है, एक तो पहले कहा यह जा रहा था कि बहुत ही कम उम्मीद रह चुकी है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स दोबारा वापस बुलवाए जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ब्लॉकेड नहीं खुलेगा, लेकिन जो रीसेंट ऐलान उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, बातचीत हो रही है ईरान से, फिर ईरान के भी जो 14 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन चल रही है, क्या लगता है कि बैकडोर चैनल से जो मुज़ाकरात थे वो आगे बढ़ गए होंगे उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, या फिर लीनियंट पोजीशन उनको लेना पड़ी क्योंकि इसके अलावा वे आउट नहीं है, कहीं जा नहीं सकते बात किए बगैर? देखिए, इस वक्त जो दो चार चीजें वॉशिंगटन DC के अंदर नजर आ रही हैं। 14 पॉइंट्स में से कई पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिन पे मेरा ख्याल है काम हो ही नहीं सकता। एक डिलूजन सी लग रही है। दूसरा, अभी रिसेंट आज की जो खबर है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसका उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन साथ ही धमकी ईरान की तरफ से आ गई कि हम उस पर काम नहीं करेंगे। ईरान के साथ ही आगे के 30 दिन के अंदर अंदर परमानेंट जंगबंदी की जाए, वरना विल से दैट दिस इज स्टेट ऑफ वॉर। मेरा ख्याल, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, पाकिस्तान बैक इन अ गेम। जिस तरह के एक तासर कायम किया जा रहा था कि शायद रशिया पाकिस्तान जो है उस पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान बैक इन द गेम। आज ईरान के सफीर ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान डूइंग अ वर्क। मेरा जहां तक जाती ख्याल है वो ये है कि दोनों के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और सडनली कोई सामने मुआहदा आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से दो चीजें हैं। वो चाहते हैं, मुआहदा तो पहले भी था ओबामा पीरियड के दौरान, लेकिन ओबामा साहब से ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग मुआहदा लेकर जाएंगे। जिस चीज के ऊपर मुझे जो लग रहा है, जो फाइनल स्टेटमेंट आ रही है कि ईरान ने 15 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट पे उन्होंने अपनी विलिंगनेस कही है, लेकिन अमेरिका 0% चाहता है, लेकिन ईरान 3.5% चाहता है। मेरा ख्याल है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन फेस सेविंग के लिए दोनों कंट्रीज जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आज अभी तक जो है वो हरमूज जो है, स्टेट ऑफ हरमूज बंद है। लेकिन दोनों दूसरा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि दोनों पार्टीज दे हैव गॉन ऑन अ बैक फुट। अब वो उतनी ज्यादा सख्त बातें नहीं हो रही जो माजी में करते रहे। साजिद साहब, आपने आगाज में कहा कि इन 14 नकात में से कुछ जो है वो डिलूजनल हैं, तो ये किसको रिफर कर रहे थे? कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो आपको लगता है कि अब भी मैक्सिमलिस्ट टाइम पे बात ही नहीं हो सकती? देखें, जिस तरह के ईरान ने कहा है कि हमारे आसपास जितनी आर्मी बेसिस हैं उनको बंद किया जाए, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो आर्मी बेसिस हैं आसपास
उनका यकलक फौरन बंद कर देना। 17 अड्डे हैं तकरीबन इस वक्त आसपास, उन सबको वाइंड अप करना, अमेरिका उस बिल्कुल वहां से निकल जाए, मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। उस पर टर्म्स डिस्कस होनी चाहिए, होगी, क्या होगा मुस्तकबिल मिडल ईस्ट का, क्या होगा। फिर उसके बाद मुजम्मल भाई एक और चीज जो एक नई डेवलपमेंट हुई है इसी सारे तनाजर से अगर देखा जाए, तो इजराइल को F-35 और F-15 देना और उनको इस रीजन के अंदर उनकी एयर जो उनकी कैपेसिटी है उसको इतना इंक्रीज कर देना, और उसको बाद ईरान का शक्लत कहना कि सारे अड्डे बंद कर दिए जाएं, तो वहां पे जो एलाइज बैठे हैं, जो जीसीसी कंट्रीज है, वो क्या फील करेंगे। तो एक कंफ्यूजन सा है। लेकिन ये कि 14 पॉइंट में से जो मेरे सामने नजर आया है, सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट यही था कि अड्डों को फौरन बंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तैमूर साहब आपका इस पर क्या व्यू है कि ये तो ऑब्वियसली समझ नहीं आता कि गल्फ पूरा एग्जिट करके अमेरिका चला जाएगा, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ईरान की जो पोजीशन है उस पर आज भी हमने देखा है जो 2 वेसल्स के ऊपर अटैक किया ईरान ने हॉर्मज़ के अराउंड, और एक फ्रीडम क्रू के हवाले से जो बात सामने आ रही है कि हॉर्मज़ को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका एक नेवल फोर्स बना लेगा। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बड़ी पॉजिटिव बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ जहाज़ों पे हमले भी हो रहे हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन? एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब से अमेरिका ने ईरान के ब्लॉकेड का ब्लॉकेड किया है, उस वक्त से लेके अब तक एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50 से ज़्यादा समुद्री जहाज़ उस ब्लॉकेड को तोड़कर निकल आए हैं। ये एक बहुत दिलचस्प फैक्टर है। इससे मुझे फील ये होता है कि अब ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि जो भी जहाज़ निकले उसका भी क्रेडिट मैं ही लूँ कि ये तो हमने जो है फैसिलिटेट किया था। तो हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना रेटरिक बहुत फेंकता है, डजंट नेसेसरली मीन कि जो भी वो बात कह रहा है वो दुरुस्त है गलत है, मगर जो जिसको आप बॉटम लाइन कहते हैं वो यही है कि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, नो पीस नो वॉर वाली सिचुएशन, लो इंटेंसिटी वॉर वाली सिचुएशन, जिसमें डायलॉग भी जारी रहता है मगर फिर लड़ाई भी थोड़ी बहुत होती रहती है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ईरान ने ये कहा है कि हम मुद्दत के बाद जो तयशुदा मुद्दत होगी उसके बाद हम 3.67% अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट करना चाहते हैं। सही, ये उनकी तरफ से डिमांड आई है, मगर उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम किसी किस्म की कोई स्टोरेज नहीं उसकी बनाएंगे, जिसका मतलब है कि उसको वेपन्स ग्रेड तक नहीं वो पहुंचा पाएंगे। और ये वाकई सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने का ये वाकई एब्सोल्युटली 3.67% जो है वो एक्चुअली सिर्फ एनर्जी के लिए ही यूज हो सकता है। जब वो 90% से क्रॉस करे फिर वो जाके वेपन्स ग्रेड बनता है। लेकिन इसके अलावा जो इन 14 पॉइंट्स में से अगर आप समराइज करें जो मेन एस्पेक्ट्स हैं इसके, आपको लगता है डूएबल है, कोई मिडिल वे निकल आएगा? यस, आई थिंक डूएबल है। देखिए, अगर उन्होंने 15 साल की ऑफर दे दी है कि हम किसी किस्म की यूरेनियम इनरिचमेंट 15 साल नहीं करेंगे, तो अब अमेरिका किस मुंह से ये कह सकता है कि भाई हमने ये भी नहीं कबूल करना। एक बात। दूसरी बात यह कि जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है कि अड्डे वगैरह हटा लें, वो पहली डिमांड में उन्होंने रखी थी बात, बट दे सीम टू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल। और इवन जो रेपरेशंस का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर भी ईरान पीछे है। उस पर ईरान ये कह रहा है कि अगर आप हमारे सैंक्शंस हटा दें और हमारे फ्रोजन फंड्स खोल दें और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारी कोई एग्रीमेंट हो जाए जो कि शेयर्ड हो बिटवीन द गल्फ कंट्रीज और ईरान, तो हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ आती है कि अगर सैंक्शन हट जाएं इट इज़ गोइंग टू बी अ बैड न्यूज़ फॉर गल्फ, क्योंकि 100 अरब डॉलर वापस आ जाए, 40 लाख बैरल तेल एक दिन का वो पंप कर सकते हैं, तो गल्फ फिर कैसे मुआशी ताकत बनेगा इस सारे रीजन में अगर ईरान को इतना ज़्यादा आज़ादी दे दी जाए तो? हाँ, ये तो है, क्योंकि गल्फ तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं चाहता और गल्फ कंट्रीज़ नहीं चाहेंगे कि एक ऑयल कंपेटिटर जो है फील्ड में आ जाए। मगर देखिए, ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो शाह ऑफ ईरान का जो पीरियड था मुजम्मिल, तो उस वक़्त एक पॉइंट ये भी था कि डबल डिजिट ग्रोथ होती थी ईरान के अंदर सिर्फ तेल की वजह से। तो अगर सैंक्शंस रिमूव हो जाए, ईरानियंस ये बात समझते हैं कि वो डबल डिजिट ग्रोथ आज भी हिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि ना वो एग्रीकल्चर ऐसा है उनका जिस तरह गल्फ़ का है कि बाहर से खाना और पानी भी बाहर से आ रहा है, इतनी बड़ी आबादी है। खालिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जो ये 14 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन जारी है, आर वी रियली क्लोज टू एन एग्रीमेंट, या पहले भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि ब्रेक थ्रू होने वाला है, ख़बरें भी गर्दिश करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब आके आपको क्या लगता है, हाउ क्लोज आर वी टू गेट अ डील फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि आज जो हॉर्मुज़ के ऊपर हुआ है वो कुछ और बताता है वैसे कि जहाज़ों पे हमले हो रहे हैं। एक अच्छा जेस्चर ये है कि पाकिस्तान को जो एक कार्गो शिप था टूस्का, वो वापस किया अमेरिका ने और उसका क्रू भी वापस आ चुका है, विच इज़ अ गुड जेस्चर। क्या देख रहे हैं कि इस हफ्ते में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिसको हम कह सकें कि अब क्लोजर हो गया इस जंग का? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया।
अ, देखिए, बुनियादी तौर पर ये तमाम जब से जंग बंद हुई है, दोनों मुल्कों के पास ऑप्शन लड़ने की तो ऑलमोस्ट बहुत कर्टेल हुई है और बड़ी सीरियस कर्टेल हुई है। सीरियस कर्टेल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हुई है कि जाहिर है ईरान ने बहुत डिप्लीट किया है अपनी एनर्जी भी, अपने वॉर फाइटिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, लॉन्चर, सब कुछ हुआ है। अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा वेपन एक्सपेंड किए हैं, वो उसकी डिटेल शायद अभी रेलिवेंट ना हो, लेकिन जब दोनों इस लेवल पर आ गए हैं तो जाहिर है सीज फायर की तरफ दोनों की इंक्लिनेशन है भी, और शायद एक नेचुरल चॉइस भी बनती है। अब मसला किधर आता है? मसला ये आता है कि जब आप एक सख्ती करते हैं तो फिर एस्केलेशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। और जब वो नरमी करते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वहां पे अमेरिका में, वो समझते हैं कि फिर हमने टेक होम क्या किया, हमने सख्तियां बर्दाश्त की, ये किया क्या था, मिसलीडिंग वॉर थी। फिर उनकी अपोजिट पार्टी डेमोक्रेट्स को मौका मिल जाता है ये कहने का कि इररिस्पॉन्सिबल थे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो फिर उनको सख्ती दिखानी पड़ती है। तो आई थिंक वो एक रिएक्शन डिलेमा में है कि मैं सख्ती करूं तो तब इसके नुकसान आते हैं, नरमी करता हूं तो कॉम्प्रोमाइज लगता है कि शायद ईरान जीत गया इस जंग के अंदर। तो उसी डिलेमा के अंदर आपने देखा वो कभी सख्ती करते हैं और कभी नरमी करते हैं। अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं और ईरान ने ऊपर से कह दिया कि एक हमारे साथ कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन करके यहाँ से जहाज जाएं, तो अभी मैं ये अर्ज करता चलूं कि जब आप इस तरह का करते हैं तो अपरेंटली आपको लगता है कि ईरान फिर सख्त हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये करना चाहूंगा कि ये पॉजिटिव है इसमें ओवरऑल। और पॉजिटिव यूं है कि देखिए, यहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए तो सारा ब्रीच हो जाएगा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, जितना भी पाकिस्तान ने भी कोशिश की और जिन मुल्क ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है, चाइना, रशिया ने, तो वो सारा बैकफायर कर जाएगा। तो आई थिंक अपरेंटली जो चीजें पॉजिटिव नेगेटिव लग रही होती हैं वो उतनी होती नहीं है नेगेटिव। एक बात ये इटसेल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो खुल जाना है, काउंटर ब्लॉकेज जो अमेरिका ने किया हुआ था, ये भी मेरे लिए कोई सरप्राइज इसलिए नहीं था कि मैं कुछ दिनों से कह रहा था और मैंने 2-3 दिन पहले भी किसी से कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेगोशिएशन से पहले ही अनब्लॉक कर देंगे इसको। रीजन मेरी ये थी कि बहुत ज्यादा अमेरिका पर प्रेशर था, रशिया और चाइना को ऑफेंड कर रहे थे, अपने दोस्त ममालिक जो जापान और कोरिया थे वो डायरेक्ट तेहरान की मिन्नतों पर आ गए थे। तो अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि मुझे छोड़ के अगर ईरान डिसीजन मेकर ज्यादा बन जाए, तो मेरा तजिया ये था कुछ दिन पहले भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको खोल देंगे। तो वही हो रहा है। अब अमेरिका और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो वे फॉरवर्ड सिर्फ बनता है, नेचुरल यही बनता है, अगेंस्ट देयर मिलिट्री हार्डवेयर, अगेंस्ट देयर विल, अगेंस्ट देयर स्टेमिना। अगर वन टाइम कोई करता भी है तो मुझे बहुत अनलाइकली लगता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाइना और रशिया का प्रेशर बिल्कुल मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। इस पे साजिद साहब, जो यूएई की मैं बात करना चाह रहा था, एक उनके ऑयल टैंकर को भी हिट किया है ईरान ने। एलिजिडली जो यूएई का बयान आया कि ये टेररिस्ट अटैक है, क्या देख रहे हैं कि यूएई का फ्यूचर, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द ओपेक नाउ, और कहा जाता है सऊदी मोनोपोली थी वहाँ पे, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गए। जो उनकी पोटेंशियल थी ऑयल पंप करने की, उससे नीचे ऑपरेट कर रहे थे, वो वजह थी, या फिर उनके वॉर एम्स और थे? वो ये चाह रहे थे कि जंग आगे जाए, मुज़ाकराती टेबल पर ना बैठें दोनों पार्टीज। देखिए मुजम्मल साहब, इसमें मैं जो देख रहा हूं, एक तो इजराइल, एक तो सऊदी अरेबिया यूएई की राइवरी बड़ी काफी पुरानी है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फाइनेंशियल आपका ऑब्जेक्टिव्स हो, ये सारी राइवरी काफी अरसे से चल रही। दूसरा, इस वक्त जो मैं देख रहा था कि दो कंट्रीज कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुके थे दुनिया में, इजराइल और इंडिया। तो उन्होंने जो खासकर मैंने देखा है, अजीब डोवाल साहब के दो जो दौरे सऊदी अरेबिया के, फिर यूएई के, फिर अब मोदी साहब जा रहे हैं यूएई, तो I2U2 जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए उस पर काम करना शुरू किया भारत ने। और आपने देखा होगा कि उनका बहुत बड़ा डायस्पोरा यूएई के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत एक तो डिप्लोमेसी में वो दोनों आइसोलेटेड हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अपना कोई क्वाड बनाएं, हम भी अपना आगे असर रसूख दिखाएं। उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं रिसेंटली, अगर देखा जाए पिछले साल 2 साल के अंदर भारत ने, उस लिहाज से उन्होंने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया दुनिया पे। तो उसमें यूएई, पहले भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है, इजराइल के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। बल्कि यहां तक खबरों में था कि वो वहां पे जो डोम है वो खुल के सारे आई, वहां की फोर्सेस, ये भी खबरें मौजूद है। इसके बारे में भी अभी क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन खबरें मौजूद हैं। लेकिन उसमें मैं ये समझता हूं कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जीसीसी पूरी इसके अंदर 2-3 ग्रुपों के अंदर बढ़ चुके हैं। इसमें नजर आ रहा है सामने, कतर अलग है, यूएई अलग है, ओमान अलग है। तो दो जो ग्रुपिंग है, इस वक्त राइवरी चल रही है, कहीं अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, एक दूसरे को आमने सामने है।
तो ये मेरे ख्याल में जब ये सारी चीजें सेटल होंगी फिर सही अंदाजा होगा। लेकिन इस वक्त जो यूएई है वो कंप्लीटली गोइंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम साउदीज और बिल्कुल उसी जुमरे में, क्योंकि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, आप भी उसकी हीट को फील करेंगे। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं कि अभी रिसेंटली उनके एनएसए का दौरा और उसके बाद मोदी साहब का वहां जाना और इजराइल के साथ रिलेशनशिप, ये सारी मिली जुली चीजें हैं जिसको अमेरिका भी समझता है कि उनका इजराइल जो है वो भी आइसोलेटेड है, तो वो उन्हें भी जरूरत है कि वो इस रीजन के अंदर और कई खबरें जिस तरह की आ रही हैं कि इस जंग के बाद शायद टर्की विल बी द नेक्स्ट टारगेट, तो वो सारी चीजों को फोरसी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब अमारात का बिहेवियर इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द सऊदी अरेबिया। बिल्कुल, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग है इसने गल्फ को शायद हमेशा के लिए चेंज भी कर दिया है, अगर जंग बंदी हो भी जाए उसके बाद भी। तैमूर साहब, अगर कोई ईरानियन लीडरशिप का कोई फ़र्द है, इंडिविजुअल है, अगर वो ये डील साइन भी कर रहा होगा तो एक सेकंड थॉट नहीं आएगी कि पहले भी हमने किया 2015 में, फिर इजराइल ने अटैक कर दिया, उसको खुद अमेरिकन ने ब्रीच किया, खुद विड्रॉ किया, तो दोबारा ऐसा करने के लिए किसकी गारंटी दरकार होगी जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से गारंटी दे सके? देखिए, पॉलिटिक्स में तो कोई गारंटी परमानेंट होती ही नहीं है। यही है आपके पास कि अगर आपके पास इतनी कुव्वत है कि आप एक मिलिट्री इन्वेजन को रिपेल कर सकते हैं, तो फिर वो असल गारंटी है उस एग्रीमेंट की, और ईरान ने वो करके दिखाया है। अब इसमें दो दिलचस्प पहलू हैं और वो शायद नाजरीन की नज़र में ना हो। एक तो ये कि यूएई और सऊदी अरेबिया का बैलेंस जो पहले था ना, वो बिल्कुल अपसेट हो गया। सऊदी अरेबिया और ओमान बड़ी तेज़ी से आगे आए क्योंकि वो तेल बेच रहे हैं बजरिया ओमान, और यूएई, कतर वगैरह जो हैं वो पीछे चले गए। इसी वजह से यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी निकाला, और इसी वजह से यूएई ने कहा कि जो हमने पैसे आपको दिए हैं वो वापस हमें करें। दूसरा पहलू ये है कि ऑलरेडी जो पावर्स हैं, अमेरिका ख़ास तौर पे, वो और गल्फ़ कंट्रीज़ भी, वो एक प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से हम बजरिया सीरिया और बजरिया रेड सी, जो मिडल ईस्ट का तेल है, उसको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज से बाईपास करें। तो ये भी अंडर फुट है। तो ये एक ईरान भी ये जानता है कि अभी में हम ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट ले सकते हैं, आइंदा 5 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर अगर पाइपलाइनें उस तरफ निकल पड़ी तो शायद हमें ये अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। लेकिन वो तो कहते हैं वो बाबुल मंदब भी बंद कर सकते हैं हम, वो जो यमन, यस, बट वो ज़्यादा मुश्किल है ना। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज तो बहुत ही टाइट एरिया था जहाँ से कश्तियों ने गुजरना था, और वो ईरान के बिल्कुल नेवल बॉर्डर पे है, जबकि रेड सी तो ऑब्वियसली। तो ओपेक छोड़ने की लॉजिक आपको ये लगता है कि ये सिर्फ प्योरली फाइनेंशियल थी, जो यूएई समझता है कि हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा है? आई बिलीव सो, यस, आई बिलीव। और जो राइवलरी सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया से राइवलरी तो सिर्फ उनकी ओपेक के हवाले से नहीं, ऑयल के हवाले से नहीं, इनफैक्ट रीजन में भी चल रही है। यमन के हवाले से भी है, अफ्रीका के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सूडान भी, एग्जैक्टली, सूडान के हवाले से भी है। सो उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के एतबार से कि क्या करना है विद इन द मिडल ईस्ट। तो दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द पिक्चर के ऑयल प्रोडक्शन इज ऑल्सो वन पार्ट, मगर ज़्यादा ब्रॉडली भी यूएई चाहता है कि हम मिडल ईस्ट के हेजेमन बने, और सऊदी अरेबिया कहता है नहीं हम बने। ये तो अनरियलिस्टिक नहीं है जितना वल्नरेबिलिटी जो उनकी हमने देखी है रिसेंटली जंग में। 2000 से ज़्यादा अटैक उनके ऊपर हुआ, और उसके बाद में फाइनेंशियल। इनफैक्ट CNN की बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट थी, आपने शायद देखी हो, कि 17 मिलिट्री बेसिस को उन्होंने देखा है, सैटेलाइट फुटेज वगैरह। उन्होंने कहा है कि उनमें इतना डैमेज है कि पूरी तरह मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि वो जो बड़े बड़े रेडार डोम्स वगैरह हैं वो सारे तब उड़े हुए हैं, अच्छे जहाज़ जो $500 बिलियन के जहाज़ हैं वो भी उड़े हुए हैं। तो बहुत ठीक ठाक डैमेज ईरानियंस ने एक्चुअली किया, जो अभी मंजरे आम पर आया नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आई थिंक यूएई हैज सीरियसली रीथिंकिंग कि अब क्या किया जाए, सारी चीज़ को रिकवर भी तो करना है ना किसी तरह से। तो ओपेक से निकलो, धड़ाधड़ तेल बेचो और रिकवर करो। सही, बिल्कुल। इस और पे तेल की कीमतें भी आपको पता ही हैं, ऊपर $100 से भी ऊपर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस पे खालिद साहब, जो यूएई की बात हो रही है, क्या समझते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्टरी वो फॉलो कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की तो बड़ी क्लोज पार्टनरशिप भी रही है, हम डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी लेते रहे हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल बेल आउट्स भी 2019 में उनकी तरफ से दिया गया था, और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा भी मौजूद है, रेमिटेंसेस भी आते हैं। तो ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हमारा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ, और फिर इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में जो यूएई की पोजीशन थी, हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहे उसके,
इसका कोई फार रीचिंग इफेक्ट होगा हमारी मैशत पे, डिफेंस जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है उस पर? मुज़म्मिल साहब देखिए, ट्रेडिशनली यूएई के साथ हमारे बहुत पहले, पिछले 2-3 दहाइयां पहले हमारे बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री ताल्लुकात भी रहे हैं। हमने इनकी एयरफोर्स डेवलप करने में, स्टेबलाइज करने में बहुत मदद की, नंबर वन। अब क्योंकि ज़ाहिर है बाद में अमेरिकन और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आ गया तो रेस्ट इज हिस्ट्री। जहां तक आप कह रहे हैं, देखिए हमने जो डिफेंस एग्रीमेंट किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सऊदी अरब के साथ करने का ये मतलब नहीं था कि इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री। ये तो उन्होंने परसीव ऐसे किया, उनके अपने ताल्लुकात ऐसे हैं सऊदी अरब से और या जीसीसी के दरमियान, और जो उनके ताल्लुकात जिसकी वजह से निकले हैं, तो उन्होंने ऐसा परसीव किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी स्टेज पर पे ये कोई प्लान या डिजाइन किया हो या कहा हो कि हम एट कॉस्ट ऑफ वन करेंगे। लेकिन जाहिर है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब भी दो मुल्कों के दरमियान होती है, जो सऊदी अरब और यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर हर मुल्क अपनी कन्वर्जेंस और अपनी कन्वीनियंस, इकोनॉमिक रीजन जिसकी तरफ ऑयल की तरफ आप इशारा कर रहे थे, उस पर बेस करके अपने फैसले करता है। और जाहिर है इस वक्त इजराइल अमेरिका भी मुझे चाहे, मेरा ख्याल है कि वो चाहेंगे कि जीसीसी से यूएई का अगर उनका ज्यादा कोलैबोरेशन उनके साथ है तो वो निकल जाए। उसकी वजह ये है कि वो एकदम चाहेंगे कि जो कंपनसेशन चाहिए ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप करने के लिए, वो जीसीसी में इकट्ठे रहते हुए, जो 1981 से ये मुल्क इकट्ठे हैं, तो वो रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता था, इनके डिसीजन मेकिंग का। जब भी जीसीसी कोई फैसला जब तक शामिल नहीं होती थी इंटरनेशनल ऑयल में और दूसरे मुल्कों में, ईरान स्टैंड अलोन वैसे सैंक्शंस पर था, तो अमेरिका, रूस और बाकी मिलकर उस तरह नहीं कर पाते थे ऑयल की प्राइसेस को। खास तौर पे अमेरिका रिलेटिवली बेबस होता था। तो आई थिंक जब इन्होंने ब्रेक अवे करवाया तो एक पॉजिटिव अपने लिए उन्होंने ये सोचा होगा कि अब क्योंकि आप यूएई को कहेंगे कि वो तेल की कीमतें, प्रोडक्शन बढ़ाए, तेल की कीमतें ड्रॉप करें, और जाहिर है वो जो डिप्लीट भी हुआ है, इवन अमेरिका जिसको क्लेम करता है कि सबसे ज्यादा तेल हमारे पास है, वो रिजर्व भी अपने बढ़ाएंगे, चाइना को भी सूट करेगा। लेकिन आम ममालिक को ऑब्वियसली एक रीजनल जो है उसके लिए एलिमेंट ऑफ कंसर्न हो जाएगा कि कन्वर्जेंस है इंटरेस्ट की। जैसे अभी बात हो रही थी कि ओमान डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ऑब्वियसली कतर एक डिफरेंट बिहेव कर रहा है, यूएई डिफरेंट कर रहा है, तो इसमें और पॉजिटिव ज्यादा मुझे लगता है इजराइल को बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली, चाहे किसी ने इंटेंडेड बेनिफिट देने की कोशिश की है या नहीं की है। और खालिद साहब, इसके अलावा जो मिलिटरीली हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो गारंटीज़ का मसला है, अब लेबनान पे बॉम्बिंग होती जा रही है, हालांकि हमने देखा कि वहाँ येलो लाइन बनाई गई, सीज़ फायर अनाउंस किया गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया इसराइल ने। इसी तरह जो उन्होंने गाज़ा के अंदर किया वो भी हमारे सामने है। तो क्या गारंटी होगी कि इसराइल हाई हैंडेडनेस नहीं दिखाएगा अगर कोई मंसूबा बन भी जाता है ट्रूस का, अमन का? एब्सोल्युटली। जिस दिन डेविड कुशनर और बाकी लोग यहाँ आए थे और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, तो एक दिन पहले, राइट, वन डे बिफोर, इजराइल ने इतना खतरनाक हमला किया था लेबनान पर कि वो जब से कर रहे थे, कई हफ्तों से वो चल रही थी उनकी बीमारी, तो 1700 शहादतें हुई थी तकरीबन। और जब जिस दिन ये मुज़ाकरा शुरू होने का ऐलान हुआ कि और ये पता लगा कि पाकिस्तान जा रहे हैं सारे, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर भी और अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ आ रहा है, तो इजराइल ने जो हमला किया था लेबनान पर, वो एक दिन में 400 के करीब शहादतें हुई थी। इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन की थी। मैं उसको थोड़ा सा काउंट कर रहा था मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने 10 मिनट के अंदर तकरीबन 500 बॉम्ब गिराए थे उधर, विच इज ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड। जिसका मतलब यही था कि वो चाहते थे कि ईरान को ऐसी तकलीफ मुज़ाकरात से पहले पहुंचाई जाए ताकि वो एक पेन फील करे, हर्ट फील करे, और उस तरह मुज़ाकरात में ना जा सके, ऑल आउट एक कंफर्ट लेवल के साथ कह लें, या एक कन्वर्जेंस ना हो उनके मजाक। तो इजराइल स्पॉइलर तो रहा है डेफिनेटली। तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि वो नहीं चाहता कि वो इसराइल इस वक्त, खास तौर पे देखिए, जो ईरान आज से 60-70 दिन पहले था, आज तो एक न्यू फाउंड रियलिज्म आया ना ईरान के अंदर, जो इजराइल को बिल्कुल सूट नहीं करता। और न्यू फाउंड रियलिज्म ये है कि उसने इजराइल तक अपनी इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन की अपने मिसाइल भेजे। न्यू फाउंड रियलिज्म ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कामयाबी से उसने अब से ब्लॉक किया हुआ 2 महीने से। न्यू फाउंड रियलिज्म ये है कि उसने अपनी रीजनलाइज कर दिया जंग को अपनी मर्जी से। तो ये इजराइल को तो किसी तरह सूट नहीं करता कि इतनी एक एलिमेंट ऑफ एम्पावरमेंट जो है वो ईरान के अंदर आते। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल मौजूद है, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। साजिद साहब, एक और जो बहस होती है वो ये है कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप को, वो इस इनिशिएटिव के बाद जो ईरान पे उन्होंने जंग करके एक्सपोज कर दिया अपने आप को, वो लूज़ होती जा रही है। तो आप अमेरिका में मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का एक रिपब्लिकन फैक्शन है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है इस जंग के ऊपर? क्योंकि जो सर्वेज़ हैं वो तो बताते रहते हैं कि पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लेकिन एक तरफ जो वॉर पावर्स एक्ट था उसको भी हमने देखा 52-48 से तकरीबन वो कर्टेल हो गया। और अब आकर आपको क्या लग रहा है कि इस जंग को क्लोज़ ऑफ करने के वो करीब हैं, उन्होंने चीन का दौरा भी करना है,
तो पब्लिक ओपिनियन कैसे बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है हेडिंग इनटू द मिड टर्म इलेक्शंस इन नवंबर? मुसम्मल साहब, इसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2016 से तकरीबन आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद हिम, आई हैव बीन लिसनिंग एवरी सिंगल थिंग ही सेड एंड इट वाज एंड उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बेस है वो एंटी वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद बल्कि अपनी हर स्पीच में जब ड्यूरिंग कैंपेन फॉल ऑफ काबुल का जिक्र करते थे, जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन निकली वहां से, तो दर हकीकत अपनी बेस तो उनकी खुश नहीं है इस चीज से, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और दूसरा, इस जंग से पहले नंबर 1 इशू अमेरिका का यह था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी मुसलसल प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एडवाइस करती थी कि आप जहां जाएं इन्फ्लेशन की बात करें, इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखें, यहां पे बहुत बुरे हालात हैं, इसमें वाकई कोई शक नहीं। तो आज भी ये जंग जो है वो इज नॉट पॉपुलर एट ऑल। और दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुसलसल मिड टर्म इलेक्शन में बतानी होंगी कि ये जंग अमेरिका की जंग थी। अब अमेरिकन मुसलसल ये समझते हैं कि ईरान थ्रेट डायरेक्ट थ्रेट नहीं था अमेरिका के लिए। और दूसरी बात उन्हें बतानी होगी कि मैं बराक हुसैन ओबामा से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मैं डील लेकर आया हूं, एग्रीमेंट लेकर आया हूं कन्विंस करने के लिए। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस इन्फ्लेशन पर का कंट्रोल ना होना जंग जितनी डिले करेगी, आपने देखा होगा हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार जो है पीट हेग्सेथ, वो मुसलसल कंपैरिजन करते नजर आते हैं कि वियतनाम की जंग इतने दिन थी, इराक की जंग इतने दिन थी, अफगानिस्तान ये था, वो जंग कितनी महंगी थी, ये जंग इतनी महंगी नहीं होगी, ये नहीं होगा, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक लोग कन्विंस नहीं हुए। इन्हें बताना होगा डिबेट्स के दरमियान जाके कि ये जंग अमेरिका की जंग थी, हमने क्या खोया क्या पाया, ईरान पहले से कमजोर है या ताकतवर हो चुका है, चाइना का फ्यूचर क्या है, पेट्रो डॉलर का फ्यूचर क्या है, अवाम को बताना होगा। यहां तो ये मुसलसल ये कहते हैं कि दिस इज द वॉर वी फाइट फॉर योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन ये कन्विंस करना होगा, लोगों को बताना होगा। अभी तक लोग जो है मेरे ख्याल में महंगाई की चक्की। लेकिन साजिद साहब, जो आप बेहतर डील का जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या ही ऐसा हो सकता है? JCPOA के अंदर भी हमने ये देखा था कि सिविलियन ग्रेड पे अग्री कर दिया ईरान ने, इधर भी उसी की बात हो रही है, 0% पे वो तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ये बात करते रहे हैं कि ओबामा का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसने जहाज़ भर भर के कैश जो है वो ईरान को भेज दिया। तो अब सैंक्शन अगर आप हटाएंगे तो आपको भी कैश भेजना पड़ेगा वापस। तो इससे बेहतर क्या डील हो सकती है? यही होगा मैक्सिमम। देखिए, मेरे ख्याल में जो मैं यहां से रिपब्लिकन पार्टी के जो लोगों से चैटर सुनता हूं कि वो कहते हैं कि जब तक ईरान 0% यूरेनियम एनरिचमेंट पे नहीं आता, ये बहुत बड़ा मेडल होगा उनके लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि खासकर बहुत ज्यादा प्रेशर अमेरिका के अंदर इस वक्त जायनस लॉबी से और जायनस क्रिश्चियन लॉबी की तरफ से, उनको भी ज़हन में रखना है कि उनका क्या बनेगा, उनका क्या फ्यूचर है। लेबनान इस वक्त देख लें हालात है। इजराइल के हवाले से मैं बात सुन रहा था, देखें अफसोस की बात यह है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री उसको कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है या इतनी जुर्रत नहीं रखता। वो सारे कहते हैं कि पाकिस्तान बात करे और लेबनान को ईरान डील के साथ अटैच किया जाए। लेकिन दर हकीकत अब देखें जिस तरह से गाजा में जो कुछ हुआ है, जो आज लेबनान में इजराइल कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है क्या। तो मेरे ख्याल में इससे एक सबक जरूर लेने वाला होगा मुजम्मल साहब, ये कि अमेरिका और इजराइल जो है इस वक्त, इजराइल बिल्कुल अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है अल्टीमेटली इस सारी डील में। देखें यहाँ पे मुजम्मल साहब, सबसे बड़ी बात यह है, $100 मिलियन APEC लगाती है अमेरिका की सियासत। उस एलिमेंट को उन लोगों को किस तरह नाराज किया जाएगा, उनकी मर्जी के बगैर डील किस तरह की जाएगी, उनको भी देखना होगा। और दूसरा, अमेरिकन अवाम जो है इस वक्त, बाकी अगर मैं अर्ज करूं तो बेजार है इस जंग से, बेजार। सही, बिल्कुल वो ये समझते हैं कि ये जंग जो है वो मुआशी बर्डन में कन्वर्ट होती जा रही है। तैमूर साहब, ये आप समझते हैं कि ये जो बात की जाती है कि टर्की इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट और इजराइल दुश्मन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, दे नीड एन एनिमी टू कीप फीडिंग ऑन इट? जी, अभी तो उनका एनिमी ईरान है। टर्की के हवाले से उनके कोई ऐसे अज़ाइम नज़र नहीं आते। इनफैक्ट टर्की के साथ इजराइल ने कोलैबोरेट किया है सीरिया की गवर्नमेंट को गिराने में। और आज भी तकरीबन 30 से लेकर 40% इजराइल के अंदर जो तेल है वो टर्की बजरिया टर्की आता है। और टर्की जो है वो इजराइल के साथ ट्रेड भी जारी रखता है, उनके जूते वगैरह, ये वो कपड़े इवन फौज के। तो ये रेटरिक है सारी, जो ये रेटरिक है। हाँ जी, देयर इज़ नो, देखें टर्की जो है मिडल ईस्ट के अंदर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इतनी कंसिस्टेंसी से अच्छे ताल्लुकात रखे हो इजराइल से जितना टर्की है। टर्की ने 48 के अंदर इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया था।
जब पूरे रीजन ने, क्या पूरी दुनिया ने कहा था कि हम इसको रिकग्नाइज नहीं करते, तकरीबन पूरी दुनिया ने, तो टर्की ने उस वक्त रिकग्नाइज किया था और उस वक्त से उनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। तो ये नुक्ता नज़र कि इसराइल जो है वो टर्की को अटैक करेगा, मुझे दुरुस्त नहीं लगता, बल्कि वो उससे तो इसराइल को बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो उसका एक एलाय है। बिल्कुल, तो इसको समझने की ज़रूरत है। नहीं, और इसके अलावा जो ये कहा जाता है कि इस जंग ने ये जो अलाइंसेस थी इनको तब्दील करके रख दिया, क्योंकि अमेरिकन एलाइज जो थे पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं सपोर्ट कर रहे। स्पेन को हमने देख लिया, ब्रिटेन भी फ्रंट लाइन्स पे नहीं आया, फ्रांस भी नहीं आया। टेंशन है, तो चेंज नहीं होगी रियलिटी ग्लोबल ऑर्डर। इतनी भी ड्रामेटिक नहीं हुई कि वो आपस में लड़ पड़े या ऐसी बात हो ना। अभी ये है कि यूरोपियन यूनियन फॉर इंस्टेंस ये कह रहा है कि हम ट्रंप के खिलाफ हैं मगर हम अमेरिका के हक में हैं। अच्छा, देख, हाँ, वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिकन कोऑपरेशन चाहिए मगर जो ट्रंप कर रहा है वो गलत है। तो ये एज सच यूरोपियन यूनियन ये नहीं सोच रहा कि हम कोई एंटी अमेरिकन ब्लॉक में जा रहे हैं, मगर वो ये सोच रहा है कि भी ट्रंप इज नॉट गुड। ठीक है ना, ये पॉलिसी से हमें इख्तलाफ है, ये नुक्ता नज़र से हमें इख्तलाफ है, मगर उस ब्लॉक को वो खुद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। इनफैक्ट उस ब्लॉक को अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो ट्रंप खुद डिस्टर्ब कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उससे वो पीछे नहीं हट रहे, ट्रंप से उनका इख्तलाफ है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। खालिद साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। पाकिस्तान के लिए बहुत एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है कहा जाता है, क्योंकि अब तो खुलकर ये बात की जा रही है कि सिर्फ फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर का किरदार ही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैसेजिंग है हम कंपेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ को। तो हमारे स्टेक्स कितने हाई हैं? अगर जो एंड रिज़ल्ट निकलता है वो इतना डिज़ायरेबल नहीं होगा तो पाकिस्तान के ऊपर क्या उसका रिजल्ट आ सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि देखिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहा है। मई 2025 में देखिए हिंदुस्तान पे हम पर हमला किया, उसके बाद वेस्टर्न बॉर्डर का फ्रंट खुल गया थ्रू प्रॉक्सी, जो टेररिज्म हुआ अब हम सब जानते हैं। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 बॉर्डर्स पर ऑलरेडी कमिटेड था। थर्ड बॉर्डर हमारा किया हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि सुपर पावर आ गई बैक बाय इजराइल, तो ये हमारे लिए तो उसी वक्त चैलेंजिंग हो गया था। इररिस्पेक्टिव हम ना भी नेगोशिएशन में कंट्रीब्यूट करते तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के लिए तो इसमें न्यू फाउंड प्रिविलेज है, न्यू फाउंड रेलेवेंस है। 1 मई 2025 में हिंदुस्तान ने हमें रेलेवेंट कर दिया और हमें किया था रीजनल हद तक, कि हम समझते थे और दुनिया समझती थी कि अब हम एक रीजन को स्टेबलाइज करने में इंडिया के एट पार आ गए हैं। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूट करने आए हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि रिस्क होता है। जब ये मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए थे तो सिर्फ नाम आना शुरू हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि इररिस्पेक्टिव खुदा न खासा मुज़ाकरात फेल भी हो जाएं, लेकिन जब आप एक मीडिएटर या नेगोशिएशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देते हैं तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है आपकी, कि 2 फरीकैन, एक तरफ सुपर पावर बैक्ड बाय 40 डेज ऑफ रेजिलियंस ऑफ इरानियन पीपल एंड मिलिट्री, वो अगर कन्वर्ज करते हैं ट्रस्ट पे, आपके मुल्क को ट्रस्ट करके, तो ये एक न्यू फाउंड लीवरेज हमें पहले ही मिल गया था डिप्लोमेटिकली, यूं समझ लें। तो मेरा ख्याल है अभी भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात फॉल अपार्ट करते लेकिन सॉरी टू कट यू खालिद साहब, वो कहा जाता है ना कि ट्रंप अक्सर एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह बिहेव करते हैं, तो अगर वो किसी दिन सुबह उठकर एक ट्वीट कर दें कि मुझे तो इल्म नहीं था, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये पाकिस्तान के ज़रिए आगे कन्वे हुई थी एंड दे डिडंट टेल मी अबाउट इट, सो दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स टू डिस्टर्ब एवरीथिंग, तो ये खतरा नहीं बरकरार अब? नहीं, ये खतरा है, क्योंकि आपने भी स्माइल देके कहा है कैन जस्ट इमेजिन, और मैं तारड़ साहब की मौजूदगी में पता नहीं कह सकता हूँ कि नहीं, मैं अभी एक यूनिवर्सिटी से आया हूँ, वहां पे उन्होंने ये कहा, मैं एक लेक्चर देने गया था तो कमेंट में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है शख्सियत नहीं है कैफियत है, तो वो exactly. तो वो कैफियत वाला तारड़ साहब से पहले मैंने माजरत कर लिया कि नहीं, ठीक, बिल्कुल मैं ठीक कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही, तो सही। वो कैफियत है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो पहले रिजीम चेंज भी कह चुके हैं कि रिजीम चेंज हो चुकी है, तो ये उनकी जजमेंट और ज्यूरी, और क्योंकि एग्जीक्यूशन खुद ही होते हैं वो, और जाहिर है सुपर पावर के हैं, उनके पास ये बनती है माइट, तो वो एक एलिमेंट एक और है। लेकिन वो पाकिस्तान की मेरा ख्याल है गुडविल जो सिंसेरिटी रही है उसको एक्नॉलेज जरूर करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता के डिफरेंस ओपिनियन आ भी गया तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का ये क्रेडिट इवन प्रेसिडेंट ट्रंप लेना चाहेंगे बैक के, नहीं जी पाकिस्तान ने नहीं फेयर प्ले किया या पाकिस्तान ने उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं किया, वी हैव अर्न्ड द प्लेस। और आई एम श्योर प्रेसिडेंट ट्रंप इसको या बाकी खित्ता तो रिस्पेक्ट कर ही रहा है, खासतौर पर ईरानियों ने देख लिया एज कम्पेयर टू इंडिया। आपने देखा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 26 फरवरी को तल अवीव पहुंचे थे और 28 को हमला हो गया था, तो वो क्या किया, इंडिया ने लूज किया, हमारे फायदे में उन्होंने किया, हमने कोई जाके किसी की जगह ग्रैब नहीं की, इंडिया ने खासतौर पर खाली की, जो वैक्यूम था वो हम पे ट्रस्ट किया गया। एग्जैक्टली, और इसीलिए कहा जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी बैलेंस है करंटली पाकिस्तान का, इट्स वेरी वेरी प्रैग्मेटिक एंड वेल प्लेस्ड। बहुत शुक्रिया तैमूर रहमान साहब, खालिद चिश्ती साहब और साजिद तारड़ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।